हेलो माय डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पॉलिटी की है। देखिए, इसका नाम इसलिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान रखा गया है क्योंकि जनरल स्टडीज़ का जब पेपर आता है तो उसमें राज्य व्यवस्था के नाम से, इंडियन पॉलिटी के नाम से क्वेश्चंस आते हैं। और जब हम लोग लॉ को पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। तो जो ये टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए स्टार्ट की जा रही है ये जनरल स्टडीज़ के पेपर के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगी और इसके साथ साथ आप लोग के लिए जो लॉ का पेपर होगा उसके लिए यूज़फुल होगा। देखिए, आप लोग के इधर लगातार एग्जाम लगे हुए हैं। अभी 20 जुलाई को आप लोग का जो एग्जाम है वो यूपी का हायर जुडिशियल सर्विसेज का है। उसी के नेक्स्ट संडे को 27 तारीख को आप लोग का जो एग्जाम है वो राजस्थान का जुडिशरी का एग्जाम है। इसके बाद आप लोग का छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जाम लगा हुआ है। और इसके बाद जो नई वैकेंसी आई है जिसके लिए बराबर आपको बताया जा रहा है कि वो झारखंड स्टेट का है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है। और देखो, झारखंड स्टेट में जो लॉ का पेपर है उसमें आप लोग को 25 क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आएंगे। लॉ में 100 क्वेश्चन आने हैं, उसका बड़ा क्लियर कट उसका क्लासिफिकेशन है। 25 क्वेश्चन आईपीसी से, 25 सीआरपीसी से, 25 एविडेंस एक्ट से और 25 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 2 मार्क्स की है, यानी कि 50 नंबर का पेपर आप लोग को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन झारखंड एपीओ में, वो कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद जो जनरल स्टडीज है जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे एपीओ झारखंड में, उसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पॉलिटी से। यानी कि झारखंड का जो एपीओ 300 नंबर का होने वाला है आप लोग का प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, उसमें आपको 40 नंबर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे, 10 नंबर पॉलिटी से। यानी ये टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए 50 नंबर आपको गेन कराएगी। और अगर आप 50 नंबर गेन करते हो तो आप जो है सिलेक्शन नहीं बल्कि बहुत ही आगे चलोगे और स्टूडेंट्सों से। तो आप लोग के लिए आज एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, इसको आप लोग देखें, समझें और फिर इसके बाद आप लोग को एक एक क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है या जो ऐसे क्वेश्चन है जिनके आगे आने की पॉसिबिलिटीज है। तो ये दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और आगे जो एग्जामिनेशन आप लोग के जो होने वाले हैं वहां से भी जो पॉसिबिलिटीज है वो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए आने वाले हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, रेडी होते हैं। जो लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर ले। और ये ध्यान रखिएगा कि इसी तरह आप लोग की परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस ली जाती है जिसमें आप लोग जुड़ते हैं तो आप लोग को सारा चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है, तरीका बताया जाता है कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना है, कौन कौन चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखिए, पूछ रहा है डेट ऑफ एनफोर्समेंट, तो इसका आंसर है बी का मतलब है 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जानते हैं? फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर नंबर सी। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, भारत के संविधान को इस नाम से जाना जाता है। इसका देखिए ABCD दिया हुआ है, बहुत ही बोल्ड लेटर में है, आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो इसका जो आंसर है बी है। बी इसलिए ये दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। फिर चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है भारतीय संविधान की मसौदा समिति, प्रारूप समिति का नेतृत्व किसने किया? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो आप लोग को मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 5वां, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया? अपनाया गया मतलब डेट ऑफ एडॉप्शन। तो जो एडॉप्शन था वो 26 नवंबर 1949 था। तो इसका आंसर है सी आप लोग के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, भारत में गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है जिस दिन हम लोगों ने संविधान को लागू किया था, डेट ऑफ एनफोर्समेंट, यानी 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7, मूल रूप से संविधान, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ये ध्यान रखिएगा, 395 उस समय थे, 395 आज भी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है? यानी कि देखो पूछा जा रहा है फंडामेंटल राइट से कौन सा पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है वो हम लोग का मौलिक अधिकार है, पार्ट नंबर 3। आंसर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सिद्धांत है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल में भारत को कैसा घोषित किया गया है? तो भारत को बनाया गया सोशलिस्ट,
इसका आंसर है सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? यानी डीपीएसपी से पूछा जा रहा है कौन सा डीपीएसपी है, तो ध्यान रखिएगा आंसर सी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा यानी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी जो है वो डीपीएसपी है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए ये फंडामेंटल राइट है। चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड में क्वेश्चन नंबर 11, संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? देखो जो फंडामेंटल राइट है 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट था इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4th ए जोड़ा गया, इसलिए आप लोग का आंसर है 4th ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है? स्पीच और एक्सप्रेशन को कौन गारंटी देता है? आर्टिकल 19। आंसर बी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रदान करता है वो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32। आंसर सी। तो 13 का आंसर क्या है? सी है। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के मूल ढांचे शब्द का क्या अर्थ है? संविधान के मूल ढांचे का क्या अर्थ है? तो यह है कि वे आवश्यक विशेषताएं जिन्हें संशोधन द्वारा नहीं बदला जा सकता। देखो आप लोग को पढ़ाया गया है, बताया जाता है कि मिनर्वा मिल्स के केस में कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो यही चीज है हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बिल भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत को कैसा वो वर्णित करता है? वो भारत को वर्णित करता है संप्रभु सोवरिन, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर, समाजवादी सोशलिस्ट, लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आंसर ए, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डियर स्टूडेंट, आप लोग को कैसा लग रहा है ये क्वेश्चन? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करिए। कमेंट जब आप लोग लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। जैसे आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर कुछ एमसीक्यू कराइए, एमसीक्यू कराइए, तो अब एमसीक्यू का समय आ गया है क्योंकि इस समय लाइन से एग्जाम लगे हुए हैं। अब आप लोग को एमसीक्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इंतजार करते रहते किस समय आपको कौन सी चीज़ दी जाए, तो अब ये समय आ गया एमसीक्यू का, इसीलिए आप लोग के लिए स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए, तो उससे ये होता है पता चलता है कि आप लोग को ये जो एमसीक्यू कराया जा रहा है ये कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान की व्याख्या करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है इसको इंटरप्रिटेट करने की पावर किसको है? आंसर बी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में मूल रूप में कितनी अनुसूचियां थी, कितने शेड्यूल्स थे? ये शेड्यूल्स हैं 8। अभी कल ही रात में हम क्लास जब ले रहे थे फाउंडेशन बैच में हमने कल क्लास में बताया था कि शुरू में 8 अनुसूची थी 8, और बाद में अमेंडमेंट कर करके उसमें 9, 10, 11, 12 बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया? तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट ए, 42वां संविधान। देखो इसमें एक चीज और ऐड कर लो कि ईयर पर कभी पूछा जाए तो 1976 आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 संविधान का कौन सा भाग भारत सरकार की संरचना को निर्धारित करता है? तो पार्ट नंबर 5, ये आंसर बी, भाग 5। ये डियर स्टूडेंट आप लोग का 19 क्वेश्चन हुआ। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स को लिखते जाइएगा और कैसा आप लोग को लग रहा है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, देखिएगा जब आप लोग का एग्जामिनेशन होगा तो आपको लगेगा कि ये तो सर ने हमको कराया था, पढ़ाया था, बताया था। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो इसका जो आंसर है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है इंडिया दैट इज भारत, और कैसा भारत? इस यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 1 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संघीय प्रणाली का मतलब होता है फेडरल स्ट्रक्चर को विशेषता है? तो इसका आंसर है बी, सेंट्रल और स्टेट में शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल। चलो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22, संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन सी सूची उन विषयों का विवरण देती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? आपसे पूछा गया है कि 7 शेड्यूल्स में
तो पहले तो ये जान लो कि जो 7 शेड्यूल्स है उसमें 3 सूची है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी लिस्ट है जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं। तो दोनों जो कानून बना सकते हैं कंकरेंट लिस्ट पे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची, और क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में संसदीय प्रणाली की क्या विशेषता होती है, यानी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है उसके क्या फीचर्स है। तो उसकी सबसे पहली फीचर्स ये है कि जो हमारे चीफ ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो भी विधायिका के सदस्य होते हैं। सी। क्वेश्चन नंबर 24, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा न्यायपालिका को निम्नलिखित कार्यों को करने की अनुमति देती है। तो ये अनुमति किसके लिए देती है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कार्य होती है उसकी जो वैलिडिटी होती है उसकी जांच करने के लिए। तो आंसर इसका बी है, विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए कोशिश की जाएगी कि आप लोग को कम से कम 50+ क्वेश्चन कराया जाए और ये आप लोग के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अभी इसका सेकंड पार्ट भी आपको दिया जाएगा, तो आज फर्स्ट पार्ट आप लोग देखें, अपने कमेंट्स को लिखें, समझें, इसको सॉल्व करें, और फिर आप लोग को नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी दिया जाएगा। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस निकाय को सौंपी गई है। तो जो अमेंडमेंट प्रोसेस है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, आर्टिकल 368 है, और वो क्या नाम है, बॉडी कौन सी है, ये दिया गया है पावर किसको, पार्लियामेंट को, संसद को। इसलिए 25 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा सिद्धांत यह मान्यता देता है कि संविधान के कुछ बुनियादी विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन हम लोग नहीं कर सकते। इसका आंसर है 26 का ए, मूल संरचना का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी कौन देता है, आर्टिकल नंबर 14 अनुच्छेद 14, आंसर ए 27 का। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी देखो हम लोग को जो रिलीजियस फ्रीडम मिलती हुई है वो कहाँ मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया सी। फिर हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, यानी कौन सा आर्टिकल है जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को गारंटी देता है। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को गारंटी देने वाला जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का नाम है 21 अनुच्छेद 21, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है, यानी जो 6 फंडामेंटल राइट है प्रेजेंट टाइम उसमें से कौन से नहीं है। ये बहुत बार आता रहता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 30 का आंसर सी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अब फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, और यह चला गया आर्टिकल 300A में। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, यानी कि जो डीपीएसपी बनी हुई है, डीपीएसपी का क्या ऑब्जेक्ट है। तो डीपीएसपी का ऑब्जेक्ट होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसको पॉलिसी मेकिंग करने के लिए, नीति निर्धारण करने के लिए एक डायरेक्शन देना। और इसी में आपको बताया गया कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी वो आर्टिकल 38 को ध्यान में रखकर, 38 कहता है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी वो वेलफेयर स्टेट को ध्यान में रखकर बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट्स लिखते जाइएगा और ये भी लिख दीजिएगा कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से, किस स्टेट से देख रहे हैं। क्योंकि इस समय तो पूरे हर स्टेट का एग्जाम फैला हुआ है, तो हमको भी पता चल जाएगा कि कौन स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को रेखांकित करता है, यानी वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो दी गई है वो आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51A। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में संवैधानिक न्याय प्राधिकरण माना जाता है। देखो प्राधिकरण वर्ड यूज किया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल के रूप में वो यूज होता है। इसका सही आंसर है इलेक्शन कमीशन। इसका 33 का आंसर है बी, चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो
तीनों के उससे अलग बताता है। तो देखो ये होता तो वैसे है सेपरेशन ऑफ पावर, लेकिन चूंकि सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका बेस्ट आंसर है सी। संविधान में स्पष्ट रूप से शक्तियों के पृथक्करण का उल्लेख नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी वे में बताया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, जितनी बार देखिएगा उतना आपको इसमें और भी बारीकी समझ में आएगी, और एक समय आएगा कि ये सब क्वेश्चंस आपको देखते ही एग्जामिनेशन हॉल में फटाफट फटाफट आप लगाने लगोगे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संघीय ढांचे का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा कौन करता है 4 ऑप्शन में से? इसका आंसर है बी। बी क्या है? संघ और राज्यों के बीच विभाजित शक्तियां। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, सारे पावर डिवाइड हैं, तो यही जो है हम लोग का सबसे बड़ा फीचर्स है। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय सूची की स्थापना का प्रावधान करता है? यानी जो हम लोग का यूनियन लिस्ट है उसके स्थापना करने का प्रावधान कौन सी सूची करती है? तो आंसर इसका है आर्टिकल 246, 246। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में संसदीय प्रणाली की यानी पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी क्या विशेषता है? देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो चीफ ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जिनको हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो संसद के प्रति जवाबदेही होता है, यानी संसद में उनको जवाब देना पड़ता है। वो कोई ऐसा चीज नहीं जिसका जवाब देने से वो बच सकते हैं। यही हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी विशेषता है। 38, क्वेश्चन नंबर 38, किस संवैधानिक निकाय को संघ और राज्यों के खातों की लेखा परीक्षा करने का काम दिया गया है? देखो ये कहा जाता है कि जो अकाउंट को मेंटेन करना है, अकाउंट की ऑडिट करना है, किसकी सरकार के जो कंसोलिडेट फंड होता है तो उसकी जिम्मेदारी दिया गया है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, आर्टिकल 148 से 151, जिसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसी आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 39 क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है? देखो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपसे स्टेट नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी जो होती है 352, 352, आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 39। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? वही आर्टिकल अनुच्छेद देता है, कौन सा? 352 वाला ही। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की राज्य की शक्ति को कम करने के लिए कौन सा संशोधन जाना जाता है? यह इमरजेंसी पीरियड में जो पावर को कम करने के लिए था वो था 44वां 44 अमेंडमेंट 1978, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए एक संवैधानिक प्राधिकरण है? ये कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फेयर इलेक्शन कराने के लिए जिसको जिम्मेदारी दी गई है? तो जो जिम्मेदारी दिया गया इलेक्शन कमीशन को दिया गया आर्टिकल 324 में, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चुनाव आयोग। फिर आता है 43, क्वेश्चन नंबर 43, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवाएं जो यूपीएससी होता है इसका प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका आर्टिकल है 315, 315। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान का कौन सा भाग भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है? यानी जो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है वो पावर कहां पर दिया गया है? तो ये पार्ट नंबर 5 भाग 5 में और आर्टिकल 52 से लेके 62 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन को रेखांकित करता है? यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है संविधान में वो किस आर्टिकल में होता है? तो ये एक ही आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 368, और कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन से भारत के अर्धसंघीय ढांचे की विशेषता है? यानी जो क्वासी फेडरल का जो विशेषता है वो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो ये जो रेसिड्यूरी पावर होती है, अवशिष्ट शक्तियां,
वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, उसी से जो है ये दिखता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल का फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर 47, संघ और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की कौन सी संस्था जिम्मेदार है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास 4 पावर होती है: कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस, अपीलेट जुरिस्डिक्शंस, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी में वो सेंट्रल और स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं उसको निपटाता है। इसलिए 47 का आंसर होगा सी, सुप्रीम कोर्ट। 48, क्वेश्चन नंबर 48। डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट लिखते जाइएगा और ये लिखते जाइएगा आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप लोग कैसे इसको देख रहे हैं, और अधिक से अधिक लोगों को इसको बताइएगा, फॉरवर्ड करिएगा, उनको भी लाभ मिलेगा, वो लोग भी आगे जुड़ेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों की गारंटी देता है? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की गारंटी कौन देता है? केवल एक ही आर्टिकल है, 32, आंसर 32। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? देखो 7 फंडामेंटल राइट थे 1950 में, एक हटा दिया गया, वो हटाया गया 1978 में। तो जो हटाया गया बस उसी को याद कर लो। तो जो हटाया गया वो कौन सा हटाया गया? सी वाला, संपत्ति का अधिकार। और इसको प्रेजेंट टाइम में हटाकर रख दिया गया है लीगल राइट के फॉर्म में। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक नई आर्टिकल जोड़ी गई थी। उस आर्टिकल का नाम था 21A। इसी के द्वारा यह कहा गया जो 6 से लेकर 14 ईयर के चाइल्ड है उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52। चलो डियर स्टूडेंट, आज 55 तक तो ही जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का मूल ढांचा माना जाता है? मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सरकार की संरचना, राज्य की नीति। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है 52 का वो बी है। फिर आता है भारतीय संविधान द्वारा, क्वेश्चन नंबर 53, द्वारा परिभाषित धर्मनिरपेक्ष राज्य की कौन सी विशेषता है? यानी जो सेकुलर स्टेट है उसकी क्या विशेषता है? सेकुलर स्टेट उस स्टेट को कहते हैं जहां पर स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता और वो सभी धर्मों का आदर करता है। तो इसका आंसर है बी, कोई राज धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब होता है कंट्री, स्टेट का मतलब यूपी स्टेट, एमपी स्टेट नहीं होता। नेक्स्ट 54, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जिसमें बनाया जा रहा था उस समय ध्यान रखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था अनिरुद्ध वर्सेस केस में, उसको ध्यान में रखा गया है। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? अब ये कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति तो करेंगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन एक कमेटी की सिफारिश पर, उस कमेटी में जो अपोजिशन के लीडर होते हैं उनको भी स्थान दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 55 भी आज हम लोग कर लें। कौन सा संविधान अक्सर मौलिक अधिकारों के विस्तार और न्यायिक समीक्षा की स्थापना से जुड़ा हुआ है? तो ये है 42वां। इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहा गया था 42वें संशोधन के द्वारा। ये मिसेस इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप में हुआ था और 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो देखो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक शुरुआत किए और पहले भी ये शुरुआत होती थी जब हम लोग और भी ऑनलाइन पढ़ते थे। देखिएगा ढेर सारे यूट्यूब पर सर के MCQ लगे हुए हैं, लेकिन इन MCQ को जो बनाया गया है वो अपडेट कर दिया गया है। अपडेट का मतलब है जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस लाज है, सबको ध्यान में रख के ये अपडेटेड MCQ है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलता है। एक आप लोग को और डिक्लेरेशन देना चाहते हैं। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर जो है ऑनलाइन क्लास चलती है। जो ऑनलाइन क्लास चलती है इसमें इस समय जो मेन फोकस किया जा रहा है वो APO को लेकर। एक APO की वैकेंसी आ गई है झारखंड की, उसके आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। और दूसरी APO और तीसरी APO जो लाइन पे लगी हुई है आने वाली है वो बिहार APO की आएगी और यूपी APO की आएगी। तो देखो यूपी APO में क्या होता है कि मेन इसमें रोल होता है क्रिमिनल लॉ का। आपने क्रिमिनल लॉ तैयार कर लिया,
कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया और जनरल स्टडीज तैयार कर लिया। देखो छोटा सा सिलेबस होता है, इसके बाद आप क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर बन जाते हैं। और एपीओ को कहा जाता है कि जितने दिन आप एपीओ के रूप में काम करोगे उतने दिन आपकी प्रैक्टिस मानी जाएगी अगर आपने एपीओ के सिलेक्शन के पहले स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो वहाँ पे डोकेट भी काउंट होगे, 3 साल के बाद आप जुडिशरी भी दे सकते हो, 7 साल के बाद आप हायर जुडिशरी भी दे सकते हो। तो देखो इसके लिए आप लोग के लिए क्लास ली जा रही है। जो क्लास है वो डिस्काउंट बैच है। देखो डिस्काउंट बैच हमारे बार बार आप लोग इसलिए बोलते हैं कि डिस्काउंट बैच का मतलब होता है कि जो लोग गरीब है, निर्धन है, असहाय है, विकलांग है, विधवा है, तलाकशुदा है, स्त्रियां है, यानी जितने लोग हैं जो इस कारण से क्लास करने से हिचकते हैं, भागते हैं, रुकते हैं कि मेरे पास फीस इतनी नहीं है, उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं कि आप अपने एडमिशन को ले लीजिए। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और आपकी मंथली फीस भी कर दी गई है। फीस को भी डिक्रीज कर दिया गया है और प्लस मंथली फीस कर दिया गया है। इसको ढेर सारे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। अब आप लोग भी इसको अडॉप्ट कर लीजिए, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके कोर्स जितने टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे आप लोग का एपीओ का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है अभी कम से कम 3 महीने के बाद होगा, तब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कैसे ले एडमिशन? स्क्रीन पर 2 नंबर शो कर रहा है, 9005078691, 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज डाल दीजिएगा कि सर मुझे एपीओ की क्लास का एडमिशन लेना है। जो लोग जुडिशरी के लेना चाहते हैं जुडिशरी भी डाल देंगे। उसके बाद आगे की सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको बता दी जाएगी, उन फॉर्मेलिटीज़ को आप पूरा कर लेंगे, आप बैच में ले लिए जाएंगे। जब आप बैच में ले लिए जाएंगे तो आप डेली मंडे टू फ्राइडे लगातार आप क्लास करेंगे। और जो क्लास होती है वो आप लोग को हमने 1-2 वीडियो भिजवा भी दे दिया था हमने, आप लोग देखे होंगे कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे कितनी डीप स्टडी कराई जाती है, कितनी बारीकी बताई जाती है, कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखा जाता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ आप लोग को तभी मिल पाएगी जब आप क्लासेस से जुड़ेंगे। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया। और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके लिए भी सर से मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पे। सर ने सर की मॉक क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी एक उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है, इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।